नमस्ते। आज का सवाल ना बड़ा सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा है कि भारतीय राजनीति में महिलाएं वोटर के तौर पर तो इतनी एम्पावर्ड हैं, इतनी सशक्त हैं, पर जब बात लीडर बनने की आती है तो वो पीछे क्यों रह जाती हैं? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, ये समझिए कि हमारे आज के पूरे डिस्कशन का दिल है। आप देखिए, एक तरफ एक ग्राफ है जो आसमान छू रहा है, ये है महिला वोटर्स की भागीदारी का। और दूसरी तरफ एक ग्राफ है जो बिल्कुल फ्लैट है, एकदम जमीन पर, ये है महिला नेताओं की संख्या। मतलब ये कितना बड़ा पॉलिटिकल पैराडॉक्स है ना। और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले इस पॉलिटिकल पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके पीछे सोशल और पॉलिटिकल बैरियर्स क्या हैं, मतलब रुकावटें क्या हैं। उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। मेंस एग्जाम के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स को भी समराइज करेंगे और आखिर में एक कंक्लूजन के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। तो चलिए सीधा पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं इस पॉलिटिकल पैराडॉक्स को। एक तरफ तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन वो वही का वही है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में कहानी बयां करते हैं। जरा लेफ्ट साइड वाले ग्राफ पर गौर कीजिए। 1990 से लेकर आज तक महिला वोटर्स का परसेंटेज कैसे एकदम ऊपर गया है। शानदार बढ़ोतरी है। चाहे लोकसभा हो या पंचायत चुनाव, महिलाएं एक डिसाइसिव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक बनकर उभरी हैं। कई जगह तो उनका वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से भी ज्यादा रहा है। लेकिन अब जरा राइट साइड वाले ग्राफ को देखिए। महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत वो बिल्कुल फ्लैट है, जस का तस। तो सवाल यही है ना, कि जब महिलाएं वोट देने में इतनी आगे हैं तो उन्हें वोट मांगने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? ये जो वोटिंग का जोश है, ये सीटों में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा? तो चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। अब हम उन बैरियर्स की, उन रुकावटों की बात करेंगे जो इस पैराडॉक्स के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना, बिहार चुनाव के ये आंकड़े बिल्कुल सटीक बैठते हैं। विपक्षी महागठबंधन को देखिए, उन्होंने अपने टोटल कैंडिडेट्स में से सिर्फ 12% महिलाएं खड़ी की। और एनडीए की बात करें तो 243 में से महज 34 महिला प्रत्याशी, मतलब 15% से भी कम। और सोचिए, ये कहानी सिर्फ बिहार की या सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। ये तस्वीर आपको कमोबेश हर पार्टी, हर चुनाव में पूरे देश में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहली और शायद सबसे गहरी जो रुकावट है, वो है सोशल एंड फैमिलियल। हमारा पितृसत्तात्मक समाज, मतलब एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जहां पुरुषों का दबदबा है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये तो और भी चौंकाने वाला है। 2/3 महिलाएं, मतलब 66%, उन्होंने माना कि उन्हें अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेने तक की आज़ादी नहीं है। इसके ऊपर से 13% महिलाओं का कहना है कि घरेलू जिम्मेदारियां उनकी कम भागीदारी की एक बड़ी वजह है। सोशल बैरियर्स तो हैं ही, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी कम दिक्कतें नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर महिला उम्मीदवारों की विनेबिलिटी पर शक करती हैं। ये विनेबिलिटी क्या है? मतलब उन्हें लगता है कि अरे महिला कैंडिडेट चुनाव जीत ही नहीं पाएगी। एक और प्रॉब्लम है अपर क्लास का दबदबा, जिससे मौके बराबर नहीं मिलते। तो होता क्या है, पार्टियां महिलाओं को एक वोटर की तरह तो देखती हैं, पर एक लीडर की तरह नहीं। उन्हें लुभाने के लिए स्कीमें तो खूब आती हैं, पर टिकट देने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली। अब जरा सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे का रास्ता क्या है? और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही हिस्टोरिक कानून से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। यह सच में एक मील का पत्थर है। ये एक्ट लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटों का रिजर्वेशन देता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता है ना। असली चैलेंज तो ये है कि पार्टियां सिर्फ खाना पूर्ति ना करें, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए किसी को ना खड़ा कर दें, बल्कि वाकई में जो कैपेबल महिला नेता हैं उन्हें आगे लेकर आएं। और ये स्लाइड ना इस बात को बड़े अच्छे से दिखाती है। सॉल्यूशन किसी एक चीज से नहीं आएगा। ये एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच की तरह है, एक पजल की तरह, जिसके 4 टुकड़े हैं: समाज, पॉलिटिकल पार्टीज, परिवार और खुद इंडिविजुअल। मतलब कानून के साथ साथ इन चारों लेवल्स पर एक साथ बदलाव लाना होगा। समाज और परिवार को महिला लीडरशिप को नेचुरली एक्सेप्ट करना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोएक्टिवली, मतलब खुद आगे बढ़कर महिला नेताओं को मौके देने होंगे। चलिए अब मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी बातों को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो की टेकअवेज क्या हैं? जब आप अपना आंसर लिखें तो इंट्रोडक्शन में वोटर लीडर पैराडॉक्स का जिक्र जरूर करें।
डेटा पॉइंट के लिए बिहार चुनाव का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। जब कॉजेस की बात करें तो उसे मल्टी डायमेंशनल बताएं, सोशल भी और पॉलिटिकल भी। और सॉल्यूशंस में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे लीगल मेजर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल और सोशल रिफॉर्म्स पर भी फोकस करें। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर 2016 की उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक सवाल है। सवाल है भारतीय संविधान के 73वें अमेंडमेंट के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इसमें पंचायतों को सेल्फ गवर्नेंस की संस्था माना गया, और दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सेल्फ गवर्नेंस की संस्था माना गया। जरा सोचिए सही जवाब क्या होगा? और सही जवाब है ए, ओनली वन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, जिसने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और हाँ, इसी अमेंडमेंट ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन भी किया था। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात है वो 74th अमेंडमेंट में है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, कंक्लूजन एंड रिफ्लेक्शन, जहां हम अपने सबसे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था कि महिलाएं वोटर के तौर पर तो पावरफुल हैं, पर लीडर के तौर पर पीछे क्यों, इसका जवाब छुपा है हमारे सोशो फैमिलियल स्ट्रक्चर में और पॉलिटिकल पार्टीज की उस नैरो माइंडसेट में। इसीलिए अगर वाकई में बदलाव लाना है तो इन 3 पिलर्स को एक साथ मजबूत करना होगा। पहला, लीगल इंप्लीमेंटेशन यानी कानूनों का सही से लागू होना। दूसरा, पॉलिटिकल विल यानी सच्ची राजनीतिक इच्छा शक्ति। और तीसरा, सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये मेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो सकता है। भारत में महिलाएं एक डिसाइसिव इलेक्टोरल फोर्स होने के बावजूद लेजिस्लेटिव बॉडीज में उनका रिप्रेजेंटेशन निराशाजनक रूप से कम है। इस पैराडॉक्स के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स का क्रिटिकली एनालाइज करें और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मीनिंगफुल तरीके से बढ़ाने के उपाय सुझाएं। इस सवाल पर जरूर सोचेगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के फ्यूचर को शेप करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक और जरूरी संपादकीय के साथ। तब तक के लिए अनलॉक यूपीएससी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।